हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल बायो स्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का साइंस का सिलेबस। मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी। हम एक बार फॉर्मेट डिस्कस कर लेते हैं। हम चैप्टर करेंगे। सबसे पहले हम पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी, ठीक है। उसके बाद में जब आपके एग्ज़ाम्स होंगे उस टाइम पे मैं आपको माइंड मैप्स दूंगी। माइंड मैप्स, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा? आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, राइट। तो इस फॉर्मेट में हम लोग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आज जो चैप्टर करा रही हूँ उसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आपको पता है कि रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन का जो कंसेप्ट था, जो टॉपिक्स थे वो कट हो चुके हैं, तो हमें सिर्फ हेरिडिटी पे फोकस करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझो कि हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। हेरिडिटी को हम लोग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, राइट। हेरिडिटी को इनहेरिटेंस का नाम भी दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसको समझो। मैं इसकी डेफिनेशन भी कराऊंगी, ठीक है। इसका मतलब है गाइस, कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, कैरेक्टर्स का या फिर ट्रेट्स या फिर फैक्टर्स का ट्रांसफ़र होना, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जा रही हैं, पेरेंट्स से प्रोजेनीज के अंदर जा रही हैं। प्रोजेनी का मतलब है बच्चों के अंदर जा रही हैं, ठीक है। पेरेंट्स से प्रोजेनीज में जा रही हैं। प्रोजेनी का मतलब क्या है? उनके खुद के बच्चे। किड्स लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। समझ में आया? हेरिडिटी का मतलब होता है इनहेरिटेंस, जिसको बोला जाता है कि इसके अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना होता है। कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से? पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जाते हैं, ठीक है। अब प्रोजेनी के अंदर गए जो कैरेक्टर्स थे, ट्रांसफ़र हुए, किड्स के अंदर गए। अब ये एज अ पेरेंट की तरह काम करेंगे। जब किड्स मैच्योर हो जाएंगे, व्हेन दे एबल टू रिप्रोड्यूस, तो वो कैसे एक्ट करेंगे? ये एक्ट करेंगे एज अ पेरेंट्स, ठीक है। अब इनके कैरेक्टर्स इनके बच्चों में चले जाएंगे, तो ये फिनोमिना चलता रहेगा, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का। अब एक एग्जाम्पल लेके देखो कैसे। जैसे मैं हाइट का एग्जाम्पल लेके बताती हूँ आपको, ठीक है। जैसे फैमिलीज़ में होता है, आपके दादाजी की हाइट, मतलब आपके ग्रैंड पेरेंट्स की हाइट बड़ी है, तो आपके फादर की भी हाइट बड़ी है, ठीक है। उससे ये कैरेक्टर आपके अंदर भी ट्रांसफ़र हो गया, मतलब आपकी हाइट भी अच्छी खासी है। समझ में आए? तो ये हाइट वाला कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरी जनरेशन में पास हो रहा है। इसी को बोला जाता है हेरिडिटी, इसी को बोला जाता है इनहेरिटेंस, क्योंकि कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको ये चीज़? अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने हाइट का लिया है, दूसरा मैंने लिया है कलर कॉम्प्लेक्शन का। जैसे किसी का कलर होता है वाइट कलर, किसी का कलर होता है नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। ब्लैक मान लो आप या फिर नॉर्मल मान लो। तो आप देखते होंगे आपके पेरेंट्स का जो कलर है स्किन का, वैसा ही कलर आपका है, ठीक है, और वैसा ही कलर आपके बच्चों का है। तो वो एक जो कैरेक्टर है जो कि स्किन को शो कर रहा है, स्किन के कलर को शो कर रहा है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है। उस ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को बोल दिया जाता है हेरिडिटी। समझ में आया आपको ये प्रोसेस अच्छे से? अब एक चीज़ देखो, जब भी कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र हो रहा होता है तब डिग्री ऑफ वेरिएशन देखा जाता है। मतलब आपका जो कैरेक्टर है आपके पेरेंट्स से मैच हो रहा है, कितना परसेंट मैच हो रहा है और कितना परसेंट डिफरेंस दिखा रहा है, उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ वेरिएशन। मतलब जैसे पेरेंट्स हैं बिल्कुल डिट्टो कॉपी, बिल्कुल सेम कॉपी कभी भी प्रोजेनीज नहीं होती, कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होता है, ठीक है। कुछ विजिबल चेंज होता है और कुछ जेनेटिकल चेंज होता है। तो कभी भी बिल्कुल जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के जैसे नहीं होते हैं, उसी को बोल दिया जाता है डिग्री ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है चेंज होना, चेंज। तो आप लोग भी देखते होंगे, आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे सिमिलर नहीं दिखते, ठीक है। तो आपके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज आया है, उसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ वेरिएशन। तो मेन कंसेप्ट क्या है? हेरिडिटी वाला है। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है ये। डेफिनेशन से देखो,
डेफिनेशन है इसकी, द प्रोसेस बाय विच द फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज पास्ड। फीचर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, करेक्टर्स का पास होना, फीचर्स का पास होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जनरेशन का मतलब आप लोगों को पता है, जैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर तो क्या है, ये F1 जनरेशन है, ठीक है। पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो F1 जनरेशन होगी। उसके बाद में ये ऑफस्प्रिंग जब पेरेंट की तरह काम करेंगे और जब ये प्रोड्यूस करेंगे तो इनके बच्चे क्या कहलाएंगे, F2 जनरेशन वाले। मतलब एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ऐसी पीढ़ी को बोला गया है जनरेशन। समझ में आया? तो क्या है, फीचर्स का ट्रांसफ़र होना गाइस किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या कहलाता है, हेरिडिटी। क्या कहलाता है, हेरिडिटी, ठीक है। अब देखो ईयर लोब्स के अंदर, ईयर लोब्स क्या होती हैं, आप देखते हो ये ईयर जो ये पार्ट है इसको लोब्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप इसके अंदर भी देख रहे हो ये लोब्स हैं। अब इसमें 2 टाइप की देखी जाती हैं ईयर लोब्स। कैसे 2 टाइप की कैसे हैं, ये देखो ये बिल्कुल अटैच है, ठीक है, ये बिल्कुल अटैच है, और ये देखो ये बिल्कुल फ्री वाली है। आप लोग भी देखना ये फैमिली में कि किसकी बिल्कुल अटैच लोब्स हैं ईयर की और किसकी बिल्कुल फ्री हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया हेरिडिटी का। मतलब क्या है, पेरेंट से बच्चे के अंदर आया ये लोब्स वाला करेक्टर, ठीक है, किसी की अटैच्ड होती हैं और किसी की बिल्कुल फ्री होती हैं। तो ये एग्जाम्पल है हेरिडिटी का। आपकी बुक में दिया हुआ, इसको अच्छे से समझो, है कुछ नहीं। एक में बिल्कुल अटैच्ड है, बिल्कुल जुड़ी हुई है, दूसरे में बिल्कुल फ्री लोब है ये, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देखते होंगे बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोल दिया जाता है हेरिडिटी। और ये सारी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, जेनेटिक्स के अंदर। जेनेटिक्स जिसके अंदर इनहेरिटेंस का, हेरिडिटी का हम लोग देखते हैं कि कौन से करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट्स से बच्चों के अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप लोग, क्या होता है कि ये प्रोसेस कैसे चलता है, मतलब जो हेरिडिटी वाला मैंने आपको बताया करेक्टर्स का ट्रांसफ़र होना होता है, वो प्रोसेस चलता कैसे है, वो प्रोसेस चलता है गाइस जीन्स की वजह से। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जीन्स क्या होता है। जीन्स क्या होता है, जीन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आई रिपीट, जीन्स इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये फंक्शनल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। जैसे कैसे मतलब जैसे कैसे बोल रही हूँ, ये देखो ये है क्रोमोसोम्स, ये है जीन्स। आपको पता है कि जीन्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जीन्स प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम्स पे। ये कंप्लीट क्या है, ये है क्रोमोसोम्स। और आपको पता है जो जीन्स हैं वो क्या कैरी करती हैं, वो कैरी करती हैं, ये जीन्स हैं ये कैरी करेंगी इंफॉर्मेशन को, और यही इंफॉर्मेशन पास हो रही है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो सारा खेल किसका है, सारा खेल ये जीन्स का है। द प्रोसेस इज डन बाय जीन्स विच डिफाइन द करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ये जीन है यहाँ पे, ठीक है, ये है मेल पेरेंट की, मतलब फादर की, और यहाँ पे मैं बनाती हूँ स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का। ये तो कुछ और ही बन गया, एक मिनट रुको। ये देखो ये मैं बना रही हूँ फीमेल पेरेंट का, ठीक है, फीमेल। यहाँ पे भी जीन्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ये सारी कैसी हैं, ये जीन्स प्रेजेंट है। अब देखो जीन्स डिफाइन करती है करेक्टर्स को। मतलब क्या है, जैसे कि आई कलर, जीन्स है स्पेसिफिक आई कलर के लिए। जैसे आई कलर के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है जीन्स, ठीक है, जो कि आई के कलर को शो कर रही है, राइट। अब दूसरा देखो कोई फैक्टर है, करेक्टर है हाइट का, हाइट के लिए जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जीन्स जो है वो डिफाइन करती हैं करेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। पर्टिकुलर जीन्स पर्टिकुलर करेक्टर्स को शो करती हैं, राइट। समझ में आया ये जीन्स वाला कंसेप्ट। ये फंक्शनल यूनिट होती है और ये क्रोमोसोम्स के अंदर मिलती हैं, और ये क्या करती हैं, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। उसी से क्या होता है, करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, राइट।
अब एक चीज़ देखो, हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब मेंडल जी के बारे में जानेंगे, ग्रीगर जॉन मेंडल। ये बात जानने से पहले आप लोग एक चीज़ समझो कि ग्रीगर जॉन मेंडल कौन है। ये हैं ग्रीगर जॉन मेंडल, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब पूरा जेनेटिक्स का कंसेप्ट इन्हीं से निकल के आया था। ठीक है, बहुत पहले किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था स्टूडेंट्स। ये बातें अब हमें पता है कि हेरिडिटी क्या होती है, जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे किसी को भी नहीं पता था कि क्या कंसेप्ट होता है ये। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने निकाला कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी निकाला कैसे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे, पी प्लांट पे, पी प्लांट। और जो एक्सपेरिमेंट इनका चला था वो 7 इयर्स तक चला था। उसका टाइम था 1856 टू 1863। 1856 टू 1863 जो टाइम पीरियड है 7 इयर्स का। इन्होंने 7 सालों में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखा कि कैसे जो करेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। समझ में आया आप लोगों को? मेंडल्स वर्क, इनका क्या काम था? His work laid down the foundation of modern genetics। अब जेनेटिक्स तो आप लोगों को पता है कि क्या होती है, लेकिन मॉडर्न जेनेटिक्स क्या होती है भाई? मॉडर्न जेनेटिक्स में क्या होता है? मॉडर्न जेनेटिक्स में गाइस न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आपको पता है डीएनए बनता है, आरएनए बनता है, आरएनए डीएनए न्यूक्लिक एसिड से बनता है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो मॉडर्न जेनेटिक्स में ये सब के बारे में पढ़ा था, जबकि जेनेटिक्स में जीन्स कैसे हैं, कैसे ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो सब हमने देखा था। मतलब आ स्टेप अहेड मॉडर्न टाइम में, और अंदर तक हमने घुस के स्टडी की तो पता चला कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे कैसे उसके आगे कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये सब मॉडर्न जेनेटिक्स का काम है। ठीक है, अब पीछे देखो क्या था, रूल्स फॉर इनहेरिटेंस रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। मेंडल के जो कॉन्ट्रीब्यूशन थे उनके क्या रूल्स थे इनहेरिटेंस में, रूल्स क्या थे ये पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, रूल्स रिलेटेड टू फैक्ट क्या थे, बोथ फादर एंड मदर कॉन्ट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। अब एक चीज़ को यहाँ पे अच्छे से समझो, ये कंसेप्ट अपना यही क्लियर करो। क्या था, पेरेंट्स थे मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट। ठीक है, ये फादर है, ये मदर है, राइट। इससे क्या बना, इससे बना चाइल्ड। ठीक है, अब चाइल्ड के अंदर क्या है, जैसे 50% उनको जो जेनेटिक मटेरियल है वो फादर से मिला है, 50% मिला है फीमेल मदर से, मतलब मदर से मिला है 50%, फादर से मिला है 50%, मदर से मिला है इस चाइल्ड को। हो गया इसके पास में पूरा 100%। तो क्या है, फादर एंड मदर इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, जेनेटिक मटेरियल चाइल्ड को। ठीक है, ईच ट्रेट दे विल बी 2 वर्जन्स। क्या है इस बात का मतलब, क्या है, हर ट्रेट के पास, मतलब हर करेक्टर्स के पास, हर करेक्टर के पास में 2 वर्जन होते हैं। जैसे कि एक होता है डोमिनेंट, फर्स्ट वन इज डोमिनेंट और सेकंड वन इज रेसेसिव। रेसेसिव क्या मतलब होता है इस चीज़ का? अब एक चीज़ देखो, आपकी फैमिली में भी अगर 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो एक बच्चा ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगा, जो हमेशा अपनी चलाता होगा। ठीक है, हमेशा अपनी चलाने वाला बच्चा, ज़िद्दी बच्चा, वो आ गया डोमिनेंट वाले में। रेसेसिव वाला बेचारा कोई सुनता ही नहीं है रेसेसिव वाले की, तो वो दूसरे टाइप का बच्चा है। तो हर करेक्टर में यहाँ पे 2 वर्जन्स देखने को मिल रहे हैं, एक है डोमिनेंट वाला, दूसरा है रेसेसिव वाला। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी डेफिनेशन की हेल्प से। इतना समझो, जो डोमिनेंट वाले होते हैं वो एक्सप्रेस कर लेते हैं, जो रेसेसिव वाले होते हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, अब देखो मेंडल्स ऑब्जर्वेशन। मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया कि उनको ये कंसेप्ट उनको निकालना पड़ गया हेरिडिटी का, उनके दिमाग में कहाँ से चीज़ें आई। ठीक है, वो गार्डन में टहल रहे थे, मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल गार्डन में टहल रहे थे, उनको पी दिखा, उनको पी प्लांट दिखा, जो मटर, एडिबल मटर जो होते हैं, जो मटर आप खाते हो, 2 टाइप के होते हैं, एक पॉइजनस मटर होते हैं, दूसरा एडिबल होते हैं। ठीक है, तो आप एडिबल वाले खाते हो,
जाहिर सी बात है पॉइजनस वाले तो खाओगे नहीं। तो उन्होंने एडिबल पी पे ये एक्सपेरिमेंट किया जिसको पायसम सटाइवम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम है इसका, राइट। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कुछ प्लांट्स टॉल हैं पी के अंदर, कुछ प्लांट्स बहुत लंबे हैं, कुछ प्लांट्स ड्वार्फ हैं। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, शॉर्ट, राइट स्टूडेंट्स। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा। कुछ जो सीड्स हैं पी के अंदर से निकलते हैं ना, मटर के दाने निकलते हैं, तो कुछ कैसे हैं येलो हैं और कुछ कैसे हैं ग्रीन हैं। तो उनके दिमाग में ये चीज़ आई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि या तो टॉल प्लांट्स हैं या फिर ड्वार्फी प्लांट है, इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब इनके बीच में कुछ नहीं है, इंटरमीडिएट वाले कुछ भी नहीं है, ठीक है। या तो लंबे होंगे या छोटे होंगे, या तो येलो सीड्स होगा या ग्रीन सीड्स होंगे, बीच का हमें कोई कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो जैसे लंबे जो टॉल प्लांट्स है वो यहाँ पे दिखाए गए हैं, यहाँ पे ड्वार्फ वाले प्लांट दिखा गए हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ उन्होंने जो देखी स्टूडेंट्स वो क्या थी कि कुछ के ऊपर तो वॉयलेट कलर के फ्लावर्स लगे हैं भाई, ये वॉयलेट कलर के फ्लावर्स हैं, और कुछ के ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। तो उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो अपोजिट कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसके अंदर ऐसे 7 पेयर लिए, उन्होंने 7 पेयर लिए जो कि कैसे थे, बिल्कुल ओपोजिट थे एक दूसरे से, ठीक है। अगर एक येलो है तो दूसरा ग्रीन होगा, एक टॉल है तो दूसरा शॉर्ट होगा। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़। उन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट की वेराइटीज़ को लिया। ट्रू ब्रीडिंग किसको बोलते हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। आप लोगों के में अभी इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको सिर्फ एक बात जाननी है कि इसके अंदर कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन होती रहती है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जो खुद प्लांट पी प्लांट हैं उनकी आपस में पॉलिनेशन होती रहती है, ठीक है। इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं देखी जाती। क्रॉस मतलब जो मर्जी होता है, जैसे अपनी मर्जी है कि हम एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का कोई भी हम लोग एक ट्रेट लें, ठीक है, उसको हम ब्रीड करवा के देखें। तो क्रॉस ब्रीडिंग वाला तो काम यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन था, ठीक है। लेकिन मेंडल ने इनके अंदर क्रॉस ब्रीडिंग भी करवा के देखी, समझ में आया। मेंडल ने इनके अंदर क्रॉस ब्रीडिंग भी करा के देखी कि क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब जो 7 कैरेक्टर्स थे वो क्या क्या थे, सीड की शेप थी जैसे कि राउंड एंड रिंकल्ड। अच्छा, आप लोगों को एक याद करने की मैं ट्रिक बताती हूँ कि ये जो 7 कैरेक्टर्स है ये आप याद कैसे रखो। आप सपोज करो स्टूडेंट्स, आप एक गार्डन में गए, ठीक है, आप एक गार्डन में पहुँच गए हो, गार्डन में आपको दिखे भाई पी प्लांट, ठीक है। जब आप पी प्लांट को देखोगे तो सबसे पहले आपकी नज़र कहाँ पड़ेगी, उसकी हाइट पे पड़ेगी कि जो प्लांट है वो लंबा है या प्लांट है वो छोटा है, जो प्लांट है वो लंबा है या छोटा है, ये चीज़ आप देखोगे। आप कहीं पे भी देख रहे होते हो, जो आप मतलब गाड़ी में बैठे हो कहीं बाहर नज़र पड़ गई तो एक ही चीज़ देखोगे ना आप लोग की भाई लंबे प्लांट्स हैं या छोटे प्लांट्स हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो सबसे पहला क्या है, स्टेम की हाइट, टॉल और शॉर्ट, ठीक है। दूसरा आप क्या देखोगे उसके अंदर कि भाई उसके अंदर फूल लगे हुए हैं, आपकी नज़र पड़ेगी कि उसके अंदर कुछ कलरफुल फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, दूसरा हमने देखा फ्लावर का कलर। सेकंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ गाइज, ये है सेकंड अपना, मतलब रिकैप कैसे करना है इन चीज़ों को, ये है अपना फर्स्ट, ठीक है। अब फ्लावर कलर आपने देखा कि कुछ तो वॉयलेट कलर है, कुछ वाइट कलर के हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ आपने क्या देखी कि उन फ्लावर की पोजीशन कैसी है, फ्लावर की पोजीशन कैसी है, मतलब क्या है, कुछ फ्लावर्स तो बिल्कुल ऐसे ऐसे टिप पे लगे हुए हैं और कुछ फ्लावर्स ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ फ्लावर्स ऐसे लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं एक्साइल। ये एक्साइल वाले हैं और ये क्या है, टर्मिनल वाले, जो कि सिर्फ एंड्स पे लगे होते हैं। समझ में आया। तीसरा आपने देखा पोजीशन क्या है। अब फिर चौथा आपने देखा कि जो मतलब मटर का छिलका होता है ना, उसके ऊपर आपकी नज़र पड़ी तो उसको बोलते हैं गाइस पोड। जो मटर का छिलका होता है उसको पोड बोला जाता है। सबसे पहले तो आपने यही देखा कि जो मटर का छिलका है उसका कलर क्या है, एक है ग्रीन टाइप का, दूसरा है येलो टाइप का, ठीक है। ऑपोजिट कैरेक्टर्स लेने हैं इसमें, ऑपोजिट पेयर्स लेने हैं, सॉरी। और उसके बाद आपने उस मटर के छिलके को खोल के देखा तो आपको क्या पता लगा, जो सीड्स हैं वो कैसे कलर के हैं, वो ग्रीन कलर के हैं या वो येलो कलर के हैं। उसके बाद में आपने उसकी शेप को देखा कि उसकी शेप क्या है,
ठीक है। इस बीच में क्या था, पोड की शेप भी आ गई कि आप उसको देखोगे भाई ये पूरा कॉन्स्ट्रिक्टेड है या फुल है, मतलब फुल वाला तो आपको बिल्कुल ही ऐसे सीधा सीधा सा दिखेगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड वाला थोड़ा सा ऐसा मूसा मूसा सा दिखेगा, मतलब थोड़ा हल्का सा बंद सा दिखेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आए, जो ये 7 पेयर्स हमने अपोजिट पेयर लिए हैं, आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए। उसके बाद देखो क्या है, सेलेक्ट किया गया पी प्लांट को, लेकिन किस बेसिस पे देखा, मेंडल ने जो पी प्लांट थे उनको सेलेक्ट किया, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, ये बात भी तो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। प्योर वेराइटीज़ ऑफ पी प्लांट आर अवेलेबल। मैंने बताया प्योर वेराइटीज़ कैसी होती हैं, जो कि सेल्फ पोलिनेट करती हैं। ठीक है, लेकिन ये अलाउ करती हैं क्रॉस ब्रीडिंग को, इनके अंदर क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ भी हो सकता है। राइट, दूसरा क्या है, इनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, ओनली 3 मंथ्स का लाइफ स्पैन इनका देखा गया है। ठीक है, मतलब 3 मंथ्स के अंदर ही ये पूरा हमें फ्रूट मिल जाता है, हमें जो मटर है वो हमें मिल जाते हैं। ठीक है, द प्लांट ग्रो ईजिली, डजंट रिक्वायर आफ्टर केयर। इस प्लांट के अंदर ज़्यादा कोई मशक्क़त नहीं करनी, ज़्यादा इसमें करनी नहीं है केयर, बस एक टाइम पे करनी है, पोलिनेशन के टाइम पे, वो भी जब आप क्रॉस पोलिनेशन करा रहे हो। ठीक है, समझ में आया। इतना भी समझ में नहीं आता तो एक बात याद रखो, इसके अंदर क्यों लिया पी प्लांट का, क्यों लिया उन्होंने, क्योंकि इसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स अवेलेबल थे, एक ग्रीन था, एक येलो था, एक टोल था, एक शॉर्ट था, तो स्टडी के लिए तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें थी। दूसरा ये था कि 3 मंथ्स में ही हमें मटर मिल रहा है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। राइट, आप लोगों को ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को एक बार माइंड में अच्छे से बैठ गई हैं, तो हम आगे करेंगे मेंडल्स लॉ, जो कि मैं कल करवाने वाली हूँ। ठीक है, वीडियो में आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें गाइस, आगे की वीडियोस देखने के लिए। 3 लॉ निकाले थे जो कि मैं कल डिस्कस करूँगी। क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये थे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कि करेक्टर्स कैसे पास होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड ये लॉ थे। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। राइट, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ मैं कल करवाऊंगी। उससे पहले आज आप लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझो क्या होता है, लेकिन उसके पहले भी आप लोगों को कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपके पूरे बेसिक्स अच्छे से क्लियर करूँगी। राइट, ट्रेट्स जिसको हम करेक्टर्स भी बोलते हैं, करेक्टर्स। राइट, 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया, एक होता है डोमिनेंट, दूसरा होता है रेसेसिव। जैसे फैमिली में मैंने बताया था बच्चों का, डोमिनेंट वाले अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, एक्सप्रेस इटसेल्फ। राइट, अपने आप को जो एक्सप्रेस कर सकें। रेसेसिव वाले जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। राइट, अब इनको कैसे लिखा जाता है ये आप लोग समझो, बहुत ज़रूरी है। मोनो हाइब्रिड, अगर डाई हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस आपको पढ़ना है तो ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना। कैपिटल टी, जो भी कैपिटल फॉर्म में होता है वो डोमिनेंट होता है। राइट, जो भी कैपिटल फॉर्म में होगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कैपिटल फॉर्म वाले डोमिनेंट होंगे और रेसेसिव वाले होंगे स्मॉल लेटर्स में जो लिखे होंगे, स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में। समझ में आया, डोमिनेंट वालों को कैपिटल से डिनोट किया है और जो रेसेसिव वाले हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया है। अब देखो, डोमिनेंट ट्रेट को डेफिनेशन से देखते हैं, ये होता क्या है, द ट्रेट्स दैट एक्सप्रेस देमसेल्व्स, खुद को एक्सप्रेस कर लें, इन एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फैक्टर्स अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं उनको डोमिनेंट कैरेक्टर्स बोला जाता है या डोमिनेंट ट्रेट्स बोला जाता है। राइट, इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दे कैन बी सीन आर डोमिनेंट ट्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इन एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। मैं आपको कॉम्बिनेशन भी बनाने सिखाऊंगी मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, उससे पहले ये डेफिनेशंस आप लोग अच्छे से समझो। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस ही करेंगे। समझ में आया, उसको डोमिनेंट ट्रेट्स बोला जाता है। जैसे कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हाइट का एक कैरेक्टर लिया था, मैंने आपको बताया था, टॉल और शॉर्ट। राइट, टॉल जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेंगे और शॉर्ट वाले हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे।
राइट। टॉल वाले हैं वो एक्सप्रेस हो जाएंगे, शॉर्ट वाले हैं वो नहीं होंगे। समझ में आया? जो करेक्टर एक्सप्रेस हो जाए वो डोमिनेंट होगा, और जो नहीं होता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको रेसेसिव बोल देते हैं। अच्छे से समझ में आया ये चीज़? अब इसको डेफिनेशन से समझो क्या है। अ ट्रेट विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड, आई रिपीट, विच इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में जब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको रेसेसिव बोला जाता है, उनको रेसेसिव बोला जाता है। सो रेसेसिव कैरेक्टर्स और ट्रेट्स is present in an organism but cannot seen if a dominant allele also exist। इस बात को यहाँ से समझो। जैसे कैपिटल टी है, यहाँ पे स्मॉल टी है, राइट। इनके बीच में जब क्रॉस करवाएंगे गाइस, तो हमें कैसे मिलेंगे? सारे प्लांट हमें टॉल मिलेंगे, जबकि ये वाले तो टॉल थे अपने पास में और ये वाले अपने पास में शॉर्ट थे, ड्वार्फ थे। लेकिन इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई तो हमें तो सारे टॉल ही मिलेंगे, टॉल। तो रेसेसिव वाले यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आया? डोमिनेंट प्रेजेंट होने की वजह से, डोमिनेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट होने की वजह से रेसेसिव वाले अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को बोल दिया जाता है रेसेसिव ट्रेट्स, राइट। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक नया वर्ड आया है एलील्स का। ये क्या होता है? एलील को मैं यहाँ पे समझाती हूँ क्या होता है। देखो क्या होता है ये एलील, ये पेयर्स में प्रेजेंट होता है। एलील जो है वो पेयर में प्रेजेंट होगा। इज अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है ऑपोजिट कैरेक्टर, ऑपोजिट कैरेक्टर। अब मैं बात करूं एलील की तो क्या होगा? ऑपोजिट कैरेक्टर है। एक टॉल वाला होगा, दूसरा डॉर्फ वाला होगा, मतलब शॉर्ट वाला होगा, राइट। ऑपोजिट की बात करी तो एक टॉल वाला होगा, दूसरा शॉर्ट वाला होगा। ये होगा अ पेयर ऑफ एलील। समझ में आया ये वर्ड? अब देखो क्या है, दूसरी जो डेफिनेशंस हैं अपनी वो क्या है? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने से पहले आपको ये डेफिनेशंस आनी बहुत ज़रूरी हैं। मोनोटाइप, नॉट मोनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनो मीन्स जीन्स, यहाँ लिख देती हूँ इसको जीनोटाइप। टाइप मतलब पता है आपको कौन सा टाइप है? जीनो मीन्स जीन्स, और जीन से आपको पता है क्या बनता है? जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और यू कैन से जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। फिनोटाइप, देखो फिनो का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको बोला जाता है फिनोटाइप। जीनोटाइप की डेफिनेशन देखो क्या है? द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि प्योर टॉल, कैपिटल टी, प्योर ड्वार्फ, स्मॉल टी, ये इसका जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब होता है द ऑब्जर्वेबल एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो आप बाहर से देख के बता सकें, वो फीचर्स कहलाते हैं फिनोटाइप। जैसे कि टॉल एंड ड्वार्फ, हाइट का करेक्टर लिया है, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, आप देख के बता पा रहे हो। अब एक चीज़ और देखो, फिनोटाइप को आपको याद कैसे रखना है मैं बताती हूँ आपको। देखो वही सेम कलर सेलेक्ट किया है मैंने, नहीं डिफरेंट लेती हूँ। देखो ये कोई भी एक फ्लावर है, ठीक है, ये कोई भी एक फ्लावर है। दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, आप मेरे को फिनोटाइप बताना फिर इसका क्या होगा। ये एक दूसरा फ्लावर है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं फ्लावर कलर। फूल का कलर कैसा है? COLOUR, ठीक है। फ्लावर का कलर कैसा है वो उसके फिनोटाइप को शो कर रहा है। आप मुझे फटाफट से बताओ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेबल फीचर्स, आपको कलर क्या दिख रहा है? ये है ब्लू कलर का, ठीक है, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा? ब्लू होगा। इसका फिनोटाइप गाइज होगा ब्लू। ये आपको ग्रीन कलर का फ्लावर दिख रहा है तो इसका फिनोटाइप होगा ग्रीन कलर का। ऐसे ही एक चीज़ और लेके देखो, आपको अच्छे से ही समझा के मेरे को चैन लेना है। ये देखो, ये है एक कोई भी पेड़ ले लिया जिसका कलर हमने ले लिया डार्क येलो, ठीक है। दूसरा मैंने लिया है सेम कलर
उसका मैंने ये बना दिया छोटी हाइट। इसका फिनोटाइप बताओ, ये क्या है, ये टॉल है, और ये क्या है, ये ड्वार्फ है। ये शॉर्ट वाला है, ये टॉल वाला है, तो इसको फिनोटाइप क्या है, एक टॉल है, दूसरा शॉर्ट है। समझ में आया? जो बाहर से देख के आप बता सको उसको फिनोटाइप बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड मेंडल्स लॉ आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक बेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो का मतलब होता है स्टूडेंट्स सिंगल, अकेला, ठीक है। द क्रॉस in which a single character are taken into considerations। सिंगल करेक्टर को आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हाइट खुद में तो एक ही करेक्टर है ना, वो बात अलग है कि इसका टॉल है दूसरा ड्वार्फ है, लेकिन एक ही चीज़ बोलेंगे ना हम। ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि भाई टॉल वाले को कुछ और नाम दे दिया, ड्वार्फ वाले को कुछ और। बोलेंगे तो यही ना कि तेरी हाइट छोटी है या तेरी हाइट बड़ी है। तो करेक्टर क्या है यहाँ पे, हाइट का, और हाइट अपने आप में सिंगल करेक्टर है। मैंने आपको बताया है कि जो करेक्टर्स होते हैं वो अपोजिट प्रेजेंट होते हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ठीक है। एक का कलर वॉयलेट होगा, एक का कलर वाइट होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हाइट जो है वो कैसा है, एक सिंगल करेक्टर है। सिंगल करेक्टर को कंसीडर किया जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, ठीक है। अब देखो क्या है, मेंडल ने क्रॉसिंग करवा के देखी टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में। मेंडल ने क्रॉस करवा के देखा टॉल के बीच में एंड ड्वार्फ प्लांट के बीच में, तो उनको क्या मिला? मैंने आपको बताया जनरेशंस का मतलब क्या होता है, पीढ़ी। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, मतलब ऐसे होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो क्या है, जब क्रॉसिंग हुई, मैं यहाँ लिख देती हूँ टॉल एंड ड्वार्फ के बीच में। टॉल और ड्वार्फ यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स की तरह काम कर रहे हैं, पेरेंट्स। और इससे जो प्रोजेनी बनेगी वो देखी जाएगी कि उसमें क्रॉस करवाने के बाद में कैसी मिलती है जनरेशन। तो यहाँ पे F1 जनरेशन, मतलब एक जनरेशन में F1 को प्रोजेनी बोला जाता है, फीलियल 1 बोला जाता है। मतलब फर्स्ट जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे मिलेंगे, सारे प्लांट्स मिलेंगे टॉल, ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे मिलेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि इनकी क्रॉसिंग करवाई, यहाँ पे पेरेंट्स थे, पेरेंट्स से बनी प्रोजेनी, प्रोजेनी बनी, उसको बोल दिया F1 जनरेशन, ठीक है। अब क्रॉसिंग करवा के देखते हैं, ये देखो बहुत आराम से समझो, बहुत ईजी है। टॉल प्लांट्स एंड ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ को स्मॉल टी से डिनोट किया है एंड टॉल को कैपिटल टी, ठीक है। कैपिटल टी मैंने बताया है हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे एक पेयर है कैपिटल टी का, दूसरा पेयर है स्मॉल टी का। समझ में आया? F1 जनरेशन में देखा गया कि सारे प्लांट्स टॉल हैं। वो कैसे देखा गया, देखो यहाँ पे मैं एक अच्छी सी चीज़ आपको समझाती हूँ। देखो पहले आप लोग ये समझो, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। इनके बीच में क्रॉस करवा के देखी तो कैसे मिले, सारे प्लांट्स हमें मिले टॉल प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद में जब F2 जनरेशन में करवा के देखी तो हमें 3 प्लांट टॉल मिले और 1 प्लांट ड्वार्फ मिला। वो कैसे, यहाँ पे समझो, बहुत अच्छे से समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेयर में प्रेजेंट होती है कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। अब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हो, यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे कौन सा करेक्टर लिया, यहाँ पे मैंने लिया है हाइट का करेक्टर। आपको प्रैक्टिस करनी है, आप हाइट का, सीड का कलर, फ्लावर का कलर लेके सारी प्रैक्टिस करके देख लेना, ठीक है। कैपिटल टी उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको गैमीट्स बनाने हैं, उसके बाद में गैमीट्स बनने के बाद में उनके बीच में क्रॉसिंग होगी और हमें जनरेशन देखने को मिलेगी, राइट। तो इनके बीच में गैमीट्स बनाए हैं कैपिटल टी, यहाँ से बनाओ स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। गैमीट्स बनाने आए आपको। अब आप एक चीज़ देखो, अगर आप कोई और भी करेक्टर ले रहे हो, जैसे कि आप सीड का कलर ले रहे हो ग्रीन, यहाँ पे ये क्या है, ये जो ग्रीन, ये कैपिटल जी है, ये येलो कलर को शो कर रहा है,
येलो, और यहाँ पे स्मॉल जी किसको, ग्रीन को शो कर रहा है। आप अपनी मर्जी से कोई भी कैरेक्टर ले सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे गैमीट बनाओगे तो कैपिटल जी, यहाँ पे स्मॉल जी एंड स्मॉल जी। समझ में आया? गैमीट्स बनाना, गैमीट्स ये क्या है, गैमीट्स हैं ये, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स, आप इन पे नंबरिंग करोगे। कैसे? सबसे इजी कंसेप्ट मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपने इनके ऊपर नंबरिंग कर दी, 1 2 3 4 आपने नंबर डाल दिए गैमीट्स के ऊपर, ठीक है। अब देखो क्या करना है, हमें क्रॉसिंग करवानी है इनके बीच में। ये है क्रॉस का साइन, क्रॉसिंग के लिए मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। देखो क्रॉसिंग करवानी है तो क्या करना है, फर्स्ट वाला जो है उसकी क्रॉसिंग होगी थर्ड के साथ में, फर्स्ट वाले की क्रॉसिंग होगी थर्ड के साथ में, और फर्स्ट वाले की होगी फोर्थ के साथ में भी। एक की 3 के और 4 के दोनों के साथ में क्रॉस करवा दिया, ठीक है। सेकंड वाले के लिए बताती हूँ अब मैं आपको। ये देखो सेकंड वाला है, ये थर्ड के साथ में भी करेगा और ये फोर्थ के साथ में भी करेगा। समझ में आया? यहाँ पे जो फर्स्ट वाला था उसने पेयरिंग बना दी। पेयरिंग किसके साथ बनाई है? थर्ड के साथ में और फोर्थ के साथ में, राइट। जो सेकंड वाला था उसने भी सेम किया, तीसरे वाले के साथ भी पेयर बनाया और चौथे वाले के साथ भी पेयर बनाया, ठीक है। अब पेयर बनाने के बाद इनको लिखते कैसे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब इतना आपको समझ में आया? अब देखो लिखने कैसे हैं इनको मैं बताती हूँ, लिख के कैसे लिखने होते हैं इनको। ये देखो, जब आप पेयरिंग बनाते हो, क्रॉस करवाते हो, तो कैपिटल टी था, यहाँ पे स्मॉल टी था। फर्स्ट और थर्ड से हमें क्या मिला? हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा एक बात और जानो उससे पहले गाइस, जब भी आप पेयरिंग करवाने के बाद में आप लिखते हो तो आप कैपिटल लेटर को पहले लिखोगे। जैसे यहाँ पे ये था जी और यहाँ पे स्मॉल जी, तो क्या है, कैपिटल लेटर पहले आएगा, स्मॉल लेटर बाद में आएगा, ऐसे इसको लिखते हैं, ठीक है। तो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब यहाँ पे फर्स्ट वाले के फोर्थ के साथ में करवाई तो क्या मिला हमें? कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। अब यहाँ पे कैपिटल टी है सेकंड नंबर वाला, सेकंड की थर्ड के साथ में करवाई, इसकी मैंने इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं इनके आपस में, ठीक है। तो यहाँ से भी मिला हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट। ऐसे ही हमने सेकंड वाले की फोर्थ के साथ में करवाई, सेकंड वाला है कैपिटल टी, फोर्थ वाला है स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो क्या है, यहाँ पे जो ये कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है, स्मॉल टी है ये रेसेसिव है। तो यहाँ पे सारे कैसे होंगे? सारे होंगे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब यहाँ पे ऐसा पेयर तो आपको देखने को नहीं मिल रहा ना आपको ऐसा पेयर देखने को मिल रहा है, आपको तो ऐसा पेयर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इसको हेट्रो बोलते हैं, इसको होमो बोलते हैं। ये होमोजाइगस पेयर है और ये है हेट्रोजाइगस। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। तो सारे कैसे मिलेंगे आपको? टोल मिलेंगे। समझ में आया? कुछ नहीं करना, गैमीट्स बनाने हैं पहले, उन्हीं को आप लोग निकाल के सर्कल बना के लिख दोगे। उसके बाद में 1 2 3 4, एक की 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डोमिनेंट वाला होगा, जो कैपिटल लेटर होगा उसको पहले लिख देना, जो स्मॉल लेटर होगा उसको बाद में लिख देना। ऐसे ही सेकंड वाले की थर्ड के साथ में और फोर्थ के साथ में। समझ में आया? इसमें कुछ भी नहीं है। अब इसको और अच्छे से समझो। मैंने यहाँ पे लिया है सीड का कलर, यहाँ पे करेक्टर है सीड कलर, ठीक है। जो डोमिनेंट वाले हैं वो कैसे हैं? कैपिटल वाई, जिनको येलो बोला जाता है, येलो कलर को शो कर रहे हैं ये। और जो स्मॉल वाई हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ग्रीन कलर ऑफ सीड शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था क्या करना है, पहले मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था, यहाँ पे मैं बॉक्सेस की फॉर्म में करा रही हूँ। वैसे समझ जाओगे, वो करने के बाद में आप बॉक्सेस की फॉर्म में ही करोगे एग्जाम में, ठीक है। क्या है देखो, यहाँ से देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। पहले आप गैमीट्स बनाओ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ये हैं आपके गैमीट्स। ये गैमीट्स तैयार हो गए हैं, ठीक है। गैमीट्स तैयार हो गए हैं। इसके बाद में आपने क्रॉस करवा के देखी, क्रॉस करवाई थी मैंने आपको बोला था आप नाम रखो 1 2 3 4।
पहले वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी थर्ड के साथ में, थर्ड के साथ में हो जाएगी। फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्थ के साथ में, ऐसे ही सेकंड वाले की मल्टीप्लाई कर दोगे थर्ड के साथ में, और सेकंड वाले की मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्थ के साथ में। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का खेल है बस यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई की थर्ड के साथ में पहले, और फिर की फोर्थ के साथ में। ऐसे ही सेकंड वाले की हमने की थर्ड के साथ में, एंड फिर की हमने फोर्थ के साथ में। ये करने के बाद में हमें क्या मिला, जो भी रिज़ल्ट मिला है वो मिला है हमें F1 जनरेशन का। गाइस क्रॉस करवाने के बाद में जो भी रिज़ल्ट मिलता है वो मिलता है F1 जनरेशन का। अब ये देखो यहाँ पे कैसे फिल करना है इसको। आप लोगों को गैमेट्स भी बनाने आ गए क्रॉस करवा के, जो मैंने दिखा था स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, वो भी खेल समझ में आ गया। अब इसी को उठा के आप लोग इस बॉक्सेस में रखो। कैसे रखना है देखो, कैपिटल वाई ये क्या है, ये गैमीट्स हैं अपने पास में, राइट। ये हैं अपने पास में गैमीट्स। एक तरफ में मेल गैमेट होते हैं, एक तरफ में फीमेल गैमेट होते हैं। आपको पता है क्रॉस होता है बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ये बात आप लोगों को पता है ना अच्छे से। तो आप ये मान के चलो कि एक है मेल गैमेट, यहाँ पे मानो ये है फीमेल गैमेट, और ये वाले हैं मेल गैमेट, ठीक है। कैपिटल वाई मैंने यहाँ रख दिया, स्मॉल वाई मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। मैंने क्या बोला था, नाम रखो फटाफट से। 1, पेन का कलर चेंज करती हूँ यहाँ पे, 1 मिनट रुको आप। ये देखो नंबरिंग करो, फटाफट से नंबरिंग करो। फर्स्ट, सेकंड, राइट, थर्ड, फोर्थ। समझ में आया। फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई कर दो आप थर्ड के साथ में, करो, करके दिखाओ क्या आएगा। कैपिटल लेटर को पहले ही लिखना है और स्मॉल लेटर को बाद में लिखना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद में कैपिटल लेटर पहले आ गया, स्मॉल लेटर बाद में आ गया। वही नेक्स्ट बॉक्स में फिर से यही करो, फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई करो फोर्थ के साथ में। चलो करो, कैपिटल लेटर पहले आ गया वाई, और स्मॉल लेटर बाद में आया, कैपिटल वाई फिर बाद में स्मॉल वाई। ऐसे ही सेकंड वाले की करके दिखाओ मल्टीप्लाई थर्ड के साथ में, और सेकंड वाले की करके दिखाओ मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ में, और जो भी आता है वो यहाँ पे फिल करो। अच्छे से प्रैक्टिस करो गाइस इसकी आप लोग, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, आपको अच्छे से आ गया गैमीट्स बनाना, आपस में मल्टीप्लाई करके जो बॉक्सेस में आए हैं क्रॉस होने के बाद में, वो भी आपको पता चल गए। ये हैं गाइस F1 जनरेशन के, F1 जनरेशन। ये थे पेरेंट्स अपने पास में, ठीक है, ये पेरेंट्स थे, राइट। अब देखो, अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मिलता है आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो हमेशा कैसा होगा, वो होगा डोमिनेंट। डोमिनेंट का मैंने बताया था, डोमिनेंट अपनी चलाता है हमेशा। डोमिनेंट का कलर यहाँ पे येलो था, ये देखो कैपिटल वाई डोमिनेंट था, यहाँ पे इसका येलो कलर था, इसने अपनी चला दी, ठीक है। तो सीड का सबका कलर येलो होगा। डोमिनेंट वाला हमेशा अपनी चलाता है, तो यहाँ पे सीड का कलर कैसा होगा, सीड का कलर होगा यहाँ पे सारा येलो। कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सारे बॉक्सेस में सेम लिखा हुआ है। यहाँ पे सब कैसे हैं, ऑल आर येलो। मीन्स आपको F1 जनरेशन में सीड का कलर सबका येलो मिलता है, राइट। सारे सीड का कलर आपको येलो मिलेगा। उसके बाद में क्या किया, F2 जनरेशन जानने के लिए इनके बीच में सेल्फिंग करवा दी आपने, सेल्फिंग करवा दी। वो कैसे कराई, देखो क्या है, बहुत सिंपल है। सारे क्या थे यहाँ पे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई थे सारे यहाँ पे, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। अब इनके गैमीट्स बनाओ, फटाफट से गैमीट्स बनाओ। यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये गैमीट्स है इसके, ये है कैपिटल वाई एंड ये है स्मॉल वाई। गैमीट्स तैयार हो चुके हैं आपके। आप देखो क्या है, इनके बीच में सेल्फिंग करवाइए, सेल्फिंग। आपस में इनकी सेल्फ पोलिनेशन हो गई है, ठीक है। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में क्रॉस थी, क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि हम आपस में ये कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। क्रॉस करके फिर हम देख रहे थे रिजल्ट क्या है। यहाँ पे सारे हमने आपस में सेल्फिंग करवा दी इनके बीच में, ठीक है। ये कैरेक्टर्स थे आपस में, इन्हीं के बीच में सेल्फिंग हो गई, क्या बने, गैमीट्स तैयार हो गए अपने पास में। अभी तक तो आपको गैमीट्स बनाने भी आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब इन गैमीट्स को उठा के वापस वही करो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
फटाफट मल्टीप्लाई करो फर्स्ट वाले की थर्ड के साथ में, फर्स्ट वाले की फोर्थ के साथ में, सेकंड वाले की थर्ड के साथ में, सेकंड वाले की फोर्थ के साथ में। चलो करके देखते हैं। नंबरिंग रखो इसकी 1 2 3 एंड फोर्थ नंबर रखे आपने। फर्स्ट की मल्टीप्लाई करो थर्ड के साथ में। कैपिटल लेटर्स हमेशा पहले लिखे जाएंगे, यहाँ पे तो दोनों कैपिटल हैं, कैपिटल वाई, राइट। सेकंड बॉक्स में देखो क्या है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। मैंने बताया कैपिटल वाला पहले आएगा, करो मल्टीप्लाई करो इसकी, वाई एंड वाई इनटू में स्मॉल वाई क्या आएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही आएगा ना। तो यहाँ पे ये उठा के बॉक्स में लिख दो। ऐसे ही सेकंड वाले की करो थर्ड के साथ में स्टूडेंट्स, और सेकंड वाले की करो फोर्थ के साथ में, ठीक है। अब एक चीज़ देखने की है यहाँ पे, क्या देखने की है, ये तो सारे सेम है, तीनों ये सेम है, येलो येलो, लेकिन एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे अलग निकल के आ रहा है, जो कि कैसा है, ग्रीन है। यहाँ लिख देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ग्रीन, ये ग्रीन कॉम्बिनेशन है, स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई आया है यहाँ पे, ठीक है। तो देखने की चीज़ क्या है यहाँ पे कि 3 येलो मिल रहे हैं और एक हमें ग्रीन मिल रहा है। ये सारा खेल हो रहा है किसके अंदर, F2 जनरेशन में। यहाँ लिख के समझाती हूँ आपको। F1 जनरेशन में तो सारे सेम थे, लेकिन F2 जनरेशन जैसे ही आई एक चेंज मिला है हमें, ठीक है। ये अपना है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में कैसे हैं, 3 येलो एंड 1 ग्रीन, ठीक है। अब फिनोटाइप जीनोटाइप की बात आएगी। फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो। फिनोटाइप मैंने बताया आपको, जो आप देख के बता सको। तो देख के क्या बता पाओगे आप, देख के तो यही बताओगे ना कि ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है, ये सारे येलो कलर हैं तीनों, और एक इसमें ग्रीन कलर का है। तो मैं रेशो बोलूँ आपको कि रेशो लिख के दिखाओ फटाफट से फिनोटाइप का, फिनोटाइप, राइट। इसमें क्या आएगा, 3:1, 3 इसमें येलो है और एक इसमें ग्रीन है, ठीक है। लेकिन जीनोटाइप बताओ अब मुझे, जीनोटाइप जो इसका जेनेटिक मेकअप है, जीनोटाइप। जीनोटाइप की जब भी बात आती तब आप उसको क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि जो लेटर्स हैं वो कितने डिफरेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे समझाती हूँ, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, इसको मैं इरेज करती हूँ पहले। देखो आप लोगों को समझ तो आ ही गया अच्छे से कैसे इनके बीच में क्रॉसिंग करवानी है गैमीट्स बना के। ये देखो, इसको मैं पेन का कलर चेंज करके आप लोगों को समझाती हूँ। ये देखो क्या है, कैपिटल वाई एक टाइप का है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1, राइट। कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये दोनों कैसे हैं, एक टाइप के हैं। स्मॉल वाई ये कैसे हैं, ये भी एक टाइप के, मतलब इसमें 3 कॉम्बिनेशन है, जिसमें कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो जीनोटिपिक रेशो बताओ, 1:2:1। क्या है इसका जीनोटिपिक रेशो, मैं यहाँ लिख देती हूँ 1:2:1, क्योंकि एक ये है कैपिटल वाई, ये है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और जो ये है स्मॉल वाई। समझ में आया गाइज आप लोगों को, फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। पूरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लास्ट में जब आप अटेम्प्ट करते क्वेश्चन को तो आपको फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो बताना होता है, ठीक है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ, जो कि 3 लॉ हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है, डायहाइब्रिड क्रॉस। दोनों का आपस में रिलेशन है, तो वो मैं कल कराऊंगी। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए कल मिलते हैं, बाय।